हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर। मिशन टीचर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग शुरू करते हैं बीएड सेकेंड ईयर की क्लास को आज। और आज यूनिट नंबर 1 हमारी चल रही थी, तो इसकी दूसरी क्लास है। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे सारे। और जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उनको अच्छे से देखेंगे, और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं तो सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से डिस्कस करेंगे। और वक्त सारे हम लोग जो भी उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स रहेंगे वो सभी फैक्ट को हम साथ के साथ बताते जाएंगे, जिससे कि हमारे एक ही वीडियो में लगभग हम इसमें आपको 100 क्वेश्चंस के समथिंग प्रयास करेंगे कंप्लीट करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आवाज़ आपके पास पहुंच रही होगी, ठीक है। तो द मिशन टीचर हमारा चैनल है, ये आपको पता ही है। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो को, पसंद आए वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। फोर्थ पॉइंट, ज्वाइन टेलीग्राम। आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे ही मिलने वाली है। बाकी हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी हमने बना दिया है, तो वो आप टेलीग्राम पर जा करके उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे लिंक पड़ा हुआ है। बाकी मैं लिंक और डाल दूंगा, डेली लिंक डाल दिया करूँगा। आप लोग टेलीग्राम पे और व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती रहेंगी, और सारे इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स होते हैं वो मैं डिस्कस करता रहूँगा वहाँ पे, ठीक है। तो आवाज़ आप लोगों को आ रही है, ठीक है बच्चों, या नहीं आ रही है? और क्लास का टाइमिंग देखिए हम लोग फिक्स करेंगे जल्द, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी कि आपके टाइम को भी फिक्स किया जाए। तो देखते हैं कौन सा टाइम सूटेबल रहता है, शाम का या फिर दोपहर का। लेकिन आपको क्लासेस रेगुलर मिलेंगी, चाहे कभी भी मिले, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको बस पढ़ना है, आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंप्लीट करिएगा, ठीक है। तो यूनिट 1 को कंप्लीट कर देखते हैं, अगली क्लास के यूनिट 1 की। और यूनिट 1 का नाम है हमारा ज्ञान का अर्थ एवं प्रकृति, यानी कि मीनिंग एंड नेचर ऑफ नॉलेज। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं, और क्वेश्चंस के साथ उनको डिस्कस भी करते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू। देखिए पेपर हमारा एमसीक्यू होगा, ये आपको डाउट क्लियर कर लेना चाहिए। और 29 अप्रैल से हमारे पेपर हैं बी एड सेकेंड ईयर के, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, यह कथन किसका है? नॉलेज इज द सुप्रीम वर्च्यू, हु सेड दिस? तो इसका सही जवाब आपके सामने है, देखिए सुकरात, ठीक है। सुकरात आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर, बी, ठीक है। सुकरात ने इस वाक्य को कहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर, चलिए इसको थोड़ा जूम कर ले। अगला क्वेश्चन हमारा, किसने कहा कि ज्ञान ही शक्ति है, यानी कि हु सेड दैट नॉलेज इज पावर? तो इसका सही आंसर आपका होगा अरस्तु जी, ठीक है। अरस्तु इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो, देख लो। लेकिन जो संजय मॉडल पेपर है या अतुल मॉडल पेपर है उसमें आपको सुकरात दे रखा है, तो वो गलत आंसर है, इसको करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग चीज़ों को देखते चलेंगे, सही क्वेश्चन को बताने का पूरा प्रयास करेंगे, सही आंसर ही आपको बताए जाएँ। कोई अगर गलत आपको लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और कमेंट में बताइए कि क्लास किस टाइम पे लेनी चाहिए। देखिए कोशिश मैं करूँगा आपको दोपहर में ही मिल जाए क्लास। बाकी आप टेंशन में लीजिए, डेली आपको एक क्लास आपको ज़रूर मिलेगी। बाकी ज़्यादा जितनी कर सकूँगा हम कर सकेंगे। तो लगभग 1.5 महीने का समथिंग हमारे पास टाइम है, तो उसमें हम पूरा प्रयास करेंगे जल्दी जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट। चलिए तो क्वेश्चन को देखते हैं, इसका सही आंसर अरस्तु हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा आपके सामने है, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है बच्चों? यानी कि द वर्ड करिकुलम इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैटिन वर्ड? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी आंसर सही होना चाहिए, ठीक है। क्यू रेर, ठीक है, क्यू रेर, CURARE, स्पेलिंग को याद रखिए, क्यू रेर, ठीक है। इसमें RARE दे रखा है, ठीक है। और आगे फर्स्ट वाले में उसमें RARE है, ठीक है। तो क्यू रेरर है वो, और ये क्यू रेर है, ठीक है। इतना डिफरेंस है दोनों के अंदर, इसको याद रखना। क्यूरेटर्स ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका आने वाला क्वेश्चन, ठीक है। आवाज़ आप लोगों को तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, बता दीजिए।
चलिए आवाज़ पहुंच रही होगी। चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा अगला है, जीन पियाजे का संबंध निम्न लिखित में से किस प्रकार के विकास से है बच्चों? तो जीन पियाजे इज कंसर्न विद विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डेवलपमेंट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास बच्चों। ठीक है, देखिए करेक्ट आंसर है, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, मोरल डेवलपमेंट नहीं होगा, यानी कि मोरल और इमोशनल डेवलपमेंट भी नहीं होगा, यहाँ पर कल्चरल भी नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, इससे रिलेटेड कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। ये फैक्ट बहुत ज़रूरी है और इनसे ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए जीन पियाजे, अब यहाँ पर बात कीजिए जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक है? तो ये स्विस, ठीक है, स्विट्जरलैंड के हैं। ठीक है, स्विस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्विट्जरलैंड के हैं और इनका जन्म हुआ था, आपका ये भी पूछ सकता है, 1886 ईस्वी में हुआ। ठीक है बच्चों, और आधुनिक युग के ये ज्ञानात्मक विकास के, इन्होंने ज्ञानात्मक विकास के बारे में चर्चा की है। जीन पियाजे ने सबसे ज़्यादा स्विट्जरलैंड के ये मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, ये आपको मोटा मोटा याद रखना है, यही आपसे पूछा जा सकता है। और अगला पॉइंट हमारा रहता है, जीन पियाजे ने व्यापक व्यापक स्तर पर किसकी बात की है? संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास से रिलेटेड यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड जहाँ भी क्वेश्चन आए वहाँ समझ लीजिए जीन पियाजे का संबंध जरूर होगा ही होगा। ठीक है, और इसी सभी को जीन पियाजे के अनुसार बालक जो होता है, बालक द्वारा अर्जित ज्ञान के भंडारण का स्वरूप विकास, ठीक है, विकास की प्रत्येक अवस्था में बदलता है। ठीक है, और परिमार्जित होता रहता है। इसी को हम संज्ञानात्मक विकास बोलते हैं, या फिर विकासात्मक सिद्धांत भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास को हम विकासात्मक सिद्धांत भी बोलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है इसी से रिलेटेड कि आप बताइए जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा गया है, तो कौन सी 4 अवस्थाओं में बांटा गया है ये आपसे पूछेगा, या फिर आपको देखिए ये अवस्थाएं दे देगा, ये ऑप्शन में दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, एक छोड़ देगा और एक कोई डिफरेंट देगा चौथा। तो उसमें पूछेगा कि आप ये बताइए कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था में इनमें से कौन सा नहीं है? नहीं है वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, तो इसको याद रखिए। तो जो जीन पियाजे की जो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के बारे में चर्चा की उसको 4 अवस्थाओं में बांटा है। पहली अवस्था है हमारी इंद्रिय जनित गामक अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक और चौथी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। ठीक है, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, इनको याद अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, अब इनके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा देखें, डिस्कस करेंगे। चलिए, अब जैसे अगला क्वेश्चन है हमारा, उपनिषद में ज्ञान हेतु किस शब्द का प्रयोग किया गया है बच्चों? ये आपसे पूछा है। तो उपनिषद में ज्ञान हेतु विद्या का यानी कि नॉलेज की बात की गई है सबसे ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, नॉलेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जा सकता है, यानी कि नॉलेज इज सच अ पावर विद द हेल्प ऑफ विच एनी वर्क कैन बी डन। ठीक है, तो इसका सही जवाब आपका होगा यहाँ पर सुकरात। ठीक है, सुकरात आपका सही जवाब है ये इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है अगला, सत्य स्वयं प्रकाशित होता है, यह कहा गया है, किसके द्वारा कहा गया है? ट्रुथ रिवील्स इटसेल्फ, इट इज स्टेटेड दैट। तो यहाँ पर ये ऑप्शन दे रखे हैं, तत्व मीमांसा, जैमिनी मीमांसा दर्शन और ज्ञान मीमांसा दर्शन और मूल्य मीमांसा दर्शन। ये इंपॉर्टेंट है और इससे कई सारे क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा आपका। ठीक है बच्चों, बी सही होगा यहाँ पर, ये दूसरा वाला जैमिनी मीमांसा सही जवाब यहाँ पर रहने वाला है। चलिए, अब हम इसके बारे में कुछ देख लेते हैं, मीमांसाओं के बारे में। जैसे कि देखिए, शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में यानी कि शिक्षा से रिलेटेड दर्शन के जो दर्शन है हमारा, उसको 3 भाग, बड़े भागों में उसको डिवाइड किया गया है।
मेनली 3 मुख्य भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है तत्व मीमांसा के बारे में। अब और दूसरा आपको मैंने बता ही दिया था, जो ऊपर ऑप्शन में दे रखे थे, ठीक है। दूसरा ज्ञान मीमांसा, तीसरा मूल्य मीमांसा। ये 3 मीमांसा है। और जो जैमिनी मीमांसा होती है ये डिफरेंट होती है, सबसे अलग होती है, ठीक है। अब इनके बारे में देखते हैं, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है, इसलिए हम पूरा डिटेल में लेकर के चीज़ों को चल रहे हैं। और इम्पोर्टेंट चीज़ें ही आपको पढ़ाई जा रही हैं जो आपके पेपर में ज़्यादा आती हैं, ठीक है। तो जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन बचे ना, सारे क्वेश्चन आपके अच्छे से सही हो जाए, ठीक है। आवाज़ आई रही होगी आपको। चलिए बच्चों, तो देखते हैं। पहला हमारा है तत्व मीमांसा। अब तत्व मीमांसा में भी 5 प्रकार की, यानी कि इसके अंतर्गत निम्नलिखित 5 विभाग आते हैं। 5 विभागों के बारे में बात किया है। तो ये आपने ऑप्शंस में भी देखे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन जिन्होंने फर्स्ट ईयर का पेपर दिया उसमें भी कहीं 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 देखने को मिलते हैं। तो इनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। पहला विभाग है ईश्वर संबंधी तत्व ज्ञान। अब इसमें क्या है, आपसे ईश्वर के अस्तित्व के बारे में बात की जाती है, उसके स्वरूप के बारे में बात की जाती है, उसकी एक रूपता के बारे में बात की जाती है, अनेक रूपता के बारे में बात की जाती है। इन सबके प्रमाण आदि से, ठीक है, संबंधित समस्याओं पर विचार किया जाता है। यानी कि ईश्वर से संबंधित कोई भी अस्तित्व, स्वरूप, एक रूपता, अनेक रूपता या प्रमाण, इन सब के बारे में जिन समस्याओं से रिलेटेड चीज़ों में बात की जाती है ना, उसी को हम ईश्वर संबंधी तत्व ज्ञान बोलते हैं। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, और वहाँ पे जैसे क्वेश्चन बनेगा ईश्वर के अस्तित्व के बारे में किस में बात की गई है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, ऐसे करके ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए। तो ये तत्व मीमांसा के अंदर अगर आता है ये सारी चीज़ें, तो इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका तत्व मीमांसा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है आत्म संबंधी तत्व ज्ञान, यानी कि आत्म संबंधी मतलब अपने से रिलेटेड, ठीक है। इसमें क्या होता है, ब्रह्मांड के स्वरूप के बारे में बात की जाती है, अक्षर और नश्वर तत्वों के बारे में बात की जाती है, शादी के बारे में बात की जाती है, 7 तत्वों के बारे में बात की जाती है। यानी कि ब्रह्मांड से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं से संबंधित जो प्रश्न किए जाते हैं या उन जिन समस्याओं पर विचार किया जाता है, उसी को हम ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं, ठीक है। देखिए सॉरी, आत्म संबंधी तत्व ज्ञान, ये हम भूल रिप्लेस करें, सॉरी मिस कर गए। दूसरा वाला है हमारा आत्म संबंधी तत्व ज्ञान। इसमें क्या है, आपकी अस्तित्व आत्मा की, यानी कि जो जीव होता है उसके अस्तित्व आत्मा के बारे में बात की जाती है, उसके स्वतंत्रता पर परतंत्रता के बारे में बात की जाती है, शरीर से उनके पारस्परिक संबंध, इन सब के बारे में जो समस्याएं होती हैं उन पर विचार किया जाता है। तो उसको हम बोलते हैं आत्म संबंधी तत्व ज्ञान बच्चों, ठीक है। अब चौथा है हमारा सृष्टि विज्ञान। ये सभी तत्व मीमांसा के अंतर्गत आते हैं। इनसे रिलेटेड कोई भी प्रश्न बने, सीधा आंसर आप आंख बंद करके तत्व मीमांसा को ही आंसर लगाना, ठीक है बच्चों। चौथा हमारा है सृष्टि विज्ञान। इसमें भी ब्रह्मांड के विकास से संबंधित चीज़ों से बात की जाती है, और जो भी समस्याएं ब्रह्मांड के विकास से संबंधित जो भी समस्याएं उन पर विचार किया जाएगा। और ब्रह्मांड एक है ये हम सबको पता है, अथवा अनेक है, इस पर बात चर्चा की जाती है, बहस की जाती है, ठीक है। इसकी रचना और भौतिक तत्वों के संयोग से हुई है अथवा आध्यात्मिक संयोग से हुई है। और इसकी जो रचना हुई है सृष्टि विज्ञान की, वो भौतिक तत्वों के संयोग या फिर आध्यात्मिक संयोग से हुई है, ठीक है। अगला है हमारा लास्ट तत्व मीमांसा का पार्ट, सृष्टि शास्त्र। सृष्टि शास्त्र क्या होता है, इसमें इस विभाग में सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, रचना कैसे हुई, इस प्रकार की समस्याओं पर बात की जाती है, ठीक है। तो ये हो गई सृष्टि। यानी कि देखिए हमने सारा अभी जो 5 पॉइंट देखे इनमें ये वही है, जैसा इनके नाम है उसी से रिलेटेड चीज़ों पे बात की जाती है, उन्हीं से रिलेटेड समस्याओं पे बात की जाती है। अब ये 5 हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, जब भी पेपर हार्ड होता है या उनको घुमाना होता है थोड़ा सा भी, तो इसी से क्वेश्चन आएंगे। तो इनको एक दो बार आप देख लेंगे ना, तो आपका पेपर में क्वेश्चन गलत होने का कोई भी चांस नहीं रहेगा, ये पक्का है। अब देखिए नोट इसको देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन,
तत्व मीमांसा की जीव जगत संबंधी अवधारणा छात्र की संकल्पना के लिए, छात्र की और छात्र शिक्षक संबंध स्थापित करने के लिए और पाठ्यक्रम तथा शैक्षिक मूल्यों को प्रभावित करती हैं। अब जो देखिए मेन चीज़ आ गई ना यहाँ पर, जो तत्व मीमांसा है, इन्होंने बात की है यहाँ पर। तत्व मीमांसा के बारे में पढ़ा क्यों जाता है, उसका कारण होता है कि छात्र की संकल्पना, कि छात्र क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ना, उसको उन चीज़ों के बारे में बताना, और जो स्टूडेंट होता है और टीचर होता है उसके बीच संबंध कैसे स्थापित किए जाएं, उनके लिए तत्व मीमांसा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, पाठ्यक्रम और जो शैक्षिक मूल्य हैं वो छात्र तक कैसे पहुंचाए जाएं, किस तरह से उन पर विचार किया जाए, उस तरह की समस्याओं को कैसे सॉल्व किया जाए, इन सब के लिए तत्व मीमांसा की बात की जाती है। ठीक है, तो तत्व मीमांसा के बारे में आपको अब कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई भी प्रश्न आएगा तो आपका गलत तो नहीं होगा बच्चों। चलिए अगला है, दूसरा है हमारा ज्ञान मीमांसा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है, चलिए, ज्ञान मीमांसा को पुराने समय में दर्शन विभाग कहा जाता था। याद कर लीजिए अच्छे से, रट लो, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ज्ञान बताइए कि ज्ञान मीमांसा को क्या कहा जाता था पहले। तो आपको पता ही होना चाहिए, दर्शन विज्ञान विभाग कहा जाता था इसको, तथा तत्कालीन दर्शन शास्त्रियों ने इसे ही दर्शन शास्त्र भी कहा है। ठीक है, और दर्शन शास्त्र की प्रमुख विषय वस्तु में इसको स्वीकार कर लिया है उन लोगों ने। ठीक है, विषय वस्तु, प्रमुख विषय वस्तु अगर दर्शन शास्त्र की मानी जाए तो वो ज्ञान मीमांसा ही होगी। ठीक है, और अगला है हमारा, ये पॉइंट दे रखा है, इसको आप पढ़ लीजिए, यानी कि विभाग में मानव वृद्धि और ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता के बारे में बात की है। ज्ञान से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में इसमें बात की जाती है ज्ञान मीमांसा के बारे में, कि प्रमाण ज्ञान के स्वरूप, सत्य और असत्य के स्वरूप क्या होते हैं, क्या चीज़ें सत्य हैं, क्या चीज़ें असत्य हैं, इनके बारे में चर्चा की जाती हैं। ठीक है, भ्रम के बारे में, भ्रम और स्वरूप, यानी कि जो लोगों में बहुत सारे डाउट्स हो जाते हैं उनके बारे में चर्चा की जाती है ज्ञान मीमांसा के अंदर। ठीक है, चलिए अगली हमारा है, अब शिक्षा। अब यहाँ पर देखिए, अभी मैंने वहाँ पर पढ़ा था तत्व मीमांसा में कि शिक्षा के लिए क्यों जरूरी है वो, ऐसे ही अब ज्ञान जो मीमांसा है वो शिक्षा के लिए ज़रूरी क्यों थी उसके बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर ये इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि पाठ्य वस्तु के संकल्प, जो रेड रेड आपको दिखाई दे रहा है ना ये, ठीक है, इसलिए मैंने रेड इसको कर दिया है कि हाईलाइट आपको ज़्यादा पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा, मेन मेन चीज़ों को देख लोगे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो पाठ्य वस्तु के संकलन के लिए ज्ञान मीमांसा की अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिक विधि का प्रयोग कम किया जा सके इसके लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और अनुकरण तथा असत वाक्य की महत्वता के लिए बात की जाती है। ठीक है, ये सभी चीज़ें के लिए ज्ञान मीमांसा को यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका आपका डाउट क्लियर हो गया। अब अगला देखते हैं, अगला पॉइंट हमारा मूल्य मीमांसा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, एक्जियोलॉजी जिसको बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, मूल्य मीमांसा का जो सीधा संबंध होता है वो जीवन के विभिन्न मूल्यों, उद्देश्यों और आदर्शों से होता है, इन तीन चीज़ों से होता है। ठीक है, इसमें तीन विभाग होते हैं आपके, तर्कशास्त्र, नीति शास्त्र और आगे बताते। तो तर्कशास्त्र को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि तर्कशास्त्र में क्या बात की है। देखिए, तर्कशास्त्र जो होता है आपका, उसमें आपसे मेनली जो मोटा मोटा है वहाँ पर आगमन और निगमन विधियों के बारे में चर्चा की जाती है, और इसके द्वारा पता चलता है कि जो वैज्ञानिक विधि है उसको हम कैसे यूज करें। ठीक है, ये तर्कशास्त्र में आपसे बात की जाती है मूल्य मीमांसा के अंदर। दूसरा पॉइंट है हमारा नीति शास्त्र। नीति शास्त्र में आपके जो मनुष्य का आचरण से संबंधित समस्याओं पर विचार किया जाता है, और इसके अलावा मनुष्य को कैसा आचरण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इसके बारे में नीति शास्त्र में बात की जाती है बच्चों। अगला लास्ट होता है सौंदर्य शास्त्र, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट में आ जाता है, इम्पोर्टेंट IMP। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है सौंदर्य शास्त्र।
इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सो सौंदर्य का मतलब ही है एकदम सुंदरता के बारे में बात की गई होगी, ठीक है। तो सीधा सा मतलब है सौंदर्य शास्त्र में सौंदर्य के बारे में ही बात की जाती है, इसी से रिलेटेड समस्याओं पर चर्चा की जाती है और सौंदर्य अथवा असौंदर्य क्या है इसके बारे में बताया जाता है, ठीक है। और यही उनके मापदंड होते हैं सभी। आया समझ में बच्चों, ठीक। अब हम देख लेते हैं कि शिक्षा के पर्पज से जो मूल्य मीमांसा है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए इसकी ज़रूरत हम लोगों को इसलिए पड़ी, मूल्य मीमांसा को अगर हम नहीं पढ़ते तो हम लोग अनुशासन को नहीं सीखते। पहली बात, अनुशासन को हम बिल्कुल भी, जो अनुशासन होता है उसको हम बिल्कुल भी नहीं सीखते, ठीक है बच्चों। उसके बाद कर्म योग के बारे में हमें पता चलता है, योग्य कर्म और मानव व्यवहार के बारे में इसमें पता चलता है। क्योंकि मूल्यों की जैसे बोलता है नैतिक, मॉरल, आपको मॉरल ड्यूटी निभानी चाहिए, ये सारी चीज़ें होती हैं कि हमारा फर्ज बनता है, ऐसे सारी चीज़ें होती हैं ना जो भी, तो उनके बारे में जो आपके नैतिक मूल्य होते हैं ना उनके बारे में इसमें बात चर्चा की जाती है। इसी के लिए शिक्षा में मूल्य मीमांसा को सम्मिलित किया गया। ये क्वेश्चन बन सकता है कि मूल्य मीमांसा को बताइए क्यों सम्मिलित किया गया है, और ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि अनुशासन के लिए, कर्मयोग के लिए, या फिर मानव व्यवहार के लिए, तो ये आपको बताने होंगे। या फिर ये आपसे जैसे आपका एग्ज़ाम होगा और उसके बाद आपका जो वाइवा वगैरह होगा, जो भी आपका प्रैक्टिकल होगा, वहाँ पर भी ये बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम में भी आपको एक क्वेश्चन सौंदर्य वाले से ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और मूल्य मीमांसा मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अब जो लास्ट थी, जो मैंने बताया ना डिफरेंट थी, जैमिनी मीमांसा जिसको बोला जाता है, तो इसका नाम जैमिनी इसलिए रखा गया था, जो हमारे एक पुराने गुरु यानी कि जो ऋषि मुनि थे उनका नाम था जैमिनी, उन्हीं के नाम पर इसको रखा गया है। और उन्होंने इसके बारे में चर्चा की और इसको यज्ञ विद्या के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ये मोटा मोटा याद कर लीजिए और इसमें ज़्यादा बात नहीं की जाती है। न्याय के बारे में थोड़ी बात की जाती है और तंत्र विद्या, श्लोक, वार्तिका, इन चीज़ों के बारे में इसमें बात की जाती है, ठीक है। तो जैमिनी जो मीमांसा है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस ऑप्शन में आती है। और ये ऑप्शन में ऐसे ही आती है क्वेश्चन, जो मैंने अभी क्वेश्चन आपको एमसीक्यू दिखाया था ना फर्स्ट वाला, जिसमें तीनों मीमांसाएँ दे रखी होंगी, मूल्य मीमांसा है और ये सारी, और इसमें एक ये भी दे रखी होगी, उससे पूछा गया हुआ ऑप्शन कि बताइए इनमें से कौन सा नहीं है, तो वहाँ पर आंसर यही हो जाएगा, जैमिनी मीमांसा, ठीक है। चलिए अब अगले हम लोग एमसीक्यू देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकृतिवादी विचारधारा के प्रवर्तक हैं, यानी कि द ओरिजिनेटर ऑफ न्यूट्रलिस्ट आइडियोलॉजी। तो इसका सही आंसर आपके लिए होगा रूसो। बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा, ठीक है। रूसो सही जवाब है, रूसो ने इस कथन को कहा है, या फिर प्रकृतिवाद के समर्थक हैं रूसो जी। अगला देखते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन मैंने बोला ना तत्व मीमांसा और ये ज्ञान मीमांसा, ये है ना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंध रखती है, यानी कि विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी डील्स विद नॉलेज। अब देखिए ज्ञान के बारे में बात की गई है ना। अब ज्ञान के बारे में किस में बात की गई थी, मूल ज्ञान मीमांसा में ही बात की गई थी, ये आपको मैंने अभी पढ़ाया था ना। तो ये फायदा होता है थोड़ा डिस्कस करने का चीज़ों को। कोई भी क्वेश्चन आप कितना भी घूम के आएगा तो आपसे वो क्वेश्चन हो जाएगा, कितना भी घुमा ले यूनिवर्सिटी तब भी आप उसका आंसर दे दोगे। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ये हर बार आता है। श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय में ज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है बच्चों, यानी कि इनटू हाउ मेनी पार्ट हैज नॉलेज बीन डिवाइडेड इन द 18 चैप्टर ऑफ श्रीमद् भागवत गीता। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा 3, ठीक है। 3 भागों में डिवाइड किया। अब हम इन भागों को देख लेते हैं कौन कौन से भाग। अच्छा इसमें मैंने चर्चा नहीं की, चलो बता दूंगा मैं आपको, टेलीग्राम पे या व्हाट्सअप ग्रुप में आपको सेंड कर दूंगा इसके बारे में, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग पढ़ लें अच्छे से। तो टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो। आपको वहाँ पे जो भी नोट्स हुआ करेंगे ना वो मैं यहाँ पे सारे आपको प्रोवाइड करा दिया करूँगा। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं, जो भी तथ्य होते हैं वो मैं आपको वहाँ भेजता रहूँगा, उसको आप पढ़ते रहिए और आपकी तैयारी अच्छे से होती रहेगी, ठीक है। दर्शन
ज्ञान का विज्ञान है, यह कथन किसका है? यानी फिलोसफी इज द साइंस ऑफ नॉलेज, दिस स्टेटमेंट इज। तो इसका सही आंसर होगा फिक्टे। ठीक है, फिक्टे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ज्ञान जैन दर्शन से सम्मिलित नहीं है बच्चों? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉलेज इज नॉट इंक्लूडेड इन जैन फिलोसफी? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाना चाहिए अविधि ज्ञान। ठीक है बच्चों, सॉरी माफ करिए, शब्द ज्ञान होगा यहाँ पर। करेक्ट आंसर ग्रीन में दे रखा है। चलिए अगला है हमारा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इससे एक दो क्वेश्चन जरूर बनेंगे। अब देखिए, जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो सभी प्रकारों को हम लोग देखते हैं, कितने प्रकार बताए। पहला प्रकार है हमारा मति ज्ञान। अब मति ज्ञान पहला पॉइंट है जैन दर्शन के अनुसार। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, बताइए जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान के कितने प्रकार हैं? तो यहाँ पर 5 प्रकार हैं। अब ऑप्शन ये भी बन सकता है कि बताइए, ऑप्शन में दे देगा इन सारे जो इनके टाइप्स हैं उनको ऑप्शन में दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है, तो वो आपको, तो इसके लिए डिस्कस करना जरूरी होता है। ठीक है, तो मति ज्ञान क्या होता है? मति ज्ञान में आपको मन और इंद्रियों की सहायता से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसी को हम बोलते हैं मति ज्ञान। अगला है हमारा दूसरा श्रुति ज्ञान, जो ऐसा ज्ञान जो केवल सुनकर ही प्राप्त हो, उसी को बोलते हैं हम श्रुति ज्ञान या फिर श्रवण ज्ञान। अगला है हमारा अवधि ज्ञान। तीसरा है हमारा अवधि ज्ञान, यानी कि टोटल 5 होते हैं ये। और अवधि ज्ञान में क्या होता है, आत्मशक्ति से जो, यानी कि आत्म रिलेटेड अंदर से जो हम लोग खुद चीज़ों को सीखते हैं उसी को हम बोलते हैं अवधि ज्ञान। ठीक है, इसको हम दिव्य ज्ञान के नाम से भी जानते हैं। यानी कि क्वेश्चन ये बन सकता है आपका कि बताइए अवधि ज्ञान को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो दिव्य ज्ञान के नाम से बच्चों जाना जाता है, दिव्य ज्ञान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अवधि ज्ञान को, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये देख लेना। चौथा है हमारा, चौथा टाइप है जैन दर्शन के ज्ञान का मन पर्याय ज्ञान, यानी कि ऐसा ज्ञान जो मन मस्तिष्क से ग्रहण किया जाता है उसको हम बोलते हैं मन पर्याय ज्ञान। अगला है केवल ज्ञान, मोस्ट इंपोर्टेंट, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे केवल ज्ञान के बारे में। अब केवल ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? तो संपूर्ण, इसको संपूर्ण ज्ञान भी बोला जाता है। ठीक है, जो हमारी निर्गत या जितेंद्रियों से प्राप्त होने वाला ज्ञान है। इस ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद कुछ भी शेष बचता ही नहीं है। ठीक है, कुछ भी बचता ही नहीं है, सारा कुछ केवल ज्ञान का ही मतलब है कि आपको संपूर्ण चीज़ों के बारे में ज्ञान हो चुका है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो इससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका गलत नहीं होना चाहिए। और देखिए ये भी क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है। जो भी मैं मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूँ उनको तो जरूर पढ़िएगा अच्छे से। ठीक है, जैन धर्म में कितने रत्न होते हैं? तो आपको ये पता होना चाहिए। अब जो रत्न होते हैं जैन धर्म में उनको बोला जाता है रत्न त्रय। ठीक है, रत्न त्रय भी बोला जाता है उनको। पहला होता है सम्यक दर्शन, यानी कि सही दर्शन। दूसरा सम्यक ज्ञान। तीसरा सम्यक चरित्र। ठीक है, ये 3 इसके टाइप होते हैं त्रिरत्न के। ठीक है, जैन धर्म के अंदर इससे क्वेश्चन आपका आता रहता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से, देखिए आगे केवल ज्ञान वाला, निम्न में से कौन सा ज्ञान न्याय दर्शन के अंतर्गत नहीं आता? ये पूछा है इन्होंने, यानी कि तो डी ऑप्शन सही होगा, न्याय के अंतर्गत केवल ज्ञान नहीं आता है कभी भी। ठीक है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्याय दर्शन। अब न्याय दर्शन के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। न्याय दर्शन में 528 सूत्र होते हैं जो 16 पदार्थों का विशद वर्णन करते हैं। अब ये क्वेश्चन कई बार देखा गया है कि बताइए न्याय दर्शन में कितने सूत्र होते हैं? तो आपको ऑप्शन मिलेगा 528। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बन गया एमसीक्यू। अगला आप पूछेगा न्याय दर्शन के भेद बताइए कितने होते हैं? तो न्याय दर्शन के 4 भेद होते हैं बच्चों, जिसमें आपकी धारणा, अंतर्ज्ञान, साक्ष्य और तुलना। इसको हम प्रत्यक्ष, अनुमान या फिर शब्द और उपमान भी बोलते हैं। यहाँ पे उपमेय करके आ जाता है कहीं कहीं,
अनुमेय करके आ जाता है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसी को बोला जाता है वो सारी चीज़ें, अनुमेय उपमेय, ये सारी इन्हीं को बोला जाता है। तो न्याय ज्ञान के 4 प्रकार हैं, ये अच्छे से देख लीजिए। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान, ठीक है। ये 4 प्रकार हैं न्याय ज्ञान के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाठ्यचर्या को प्रभावित करने वाला कारक है, यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग द कैरिकुलम। तो सभी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी इसको प्रभावित करती है, परीक्षा प्रणाली भी करती है और शासन की नीतियाँ भी करती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं बच्चों। प्रधानाध्यापक जन्मजात निर्मित दोनों होता है, यह किसने कहा है? यानी कि हु सेड दैट अ हेड मास्टर इज बोथ वॉर्न एंड मेड। तो बताइए इसका सही आंसर होगा आपका जी रीडर, और अगला ऑप्शन है आपका ब्रे, पी रेन या फिर फिने। तो यहाँ पर सही जवाब है आपका फिन, पी रेन, ठीक है। पी रेन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है यहाँ पर? तो सही जवाब होगा संस्कृत, ज्ञान सांस्कृतिक ठहराव लाता है, ठीक है। जब हमारे अंदर ज्ञान होगा तभी हमारे अंदर एक ठहराव आएगा, तब हमें कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि आपने देखा होगा जब नॉलेज ही नहीं होगी तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा किस बात पे, ठीक है। इसलिए ज्ञान बहुत ज़रूरी है। ज्ञान जो होता है वो सांस्कृतिक ठहराव को लाता है, कॉन्फिडेंस लेकर के आता है हमारे अंदर। संरक्षण बिल्कुल नहीं है, हस्तांतरण ये कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये सभी गलत है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञान की विशेषता क्या है? यानी कि स्पेशलिटी ऑफ नॉलेज। ज्ञान शक्ति है, ज्ञान समझ सभ्यता है और ज्ञान असीमित है। तो डी ऑप्शन सही होना चाहिए, उपर्युक्त सभी, ठीक है। अब ज्ञान के बारे में कुछ विशेषता हैं इसकी। देखिए ज्ञान की विशेषताओं से, सारी विशेषताओं को पढ़िए। इसकी विशेषता लगभग 20 से 25 है, और किसी भी विशेषता से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको जरूर पढ़ लिए। पहला है हमारा, ये आप पढ़ लीजिए, ठीक है। पहला है ज्ञान धन की तरह होता है, जितना एक मनुष्य को प्राप्त होता है वह उतना ही ज़्यादा पाने की इच्छा करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, इसकी विशेषता दूसरी है, ज्ञान सत्य तक पहुंचने का एक साधन होता है। तीसरा पॉइंट है, धर्म की भांति ज्ञान को भी जानने के लिए अनुभव करने चाहिए हमें, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है, अगली जो विशेषता है, ज्ञान प्रेम और मानव स्वतंत्रता के सिद्धांतों का ही आधार होता है। ये पॉइंट भी आ सकता है। अगला है पांचवा, एक बार प्राप्त किया गया ज्ञान अपनी ही सीमाओं से परे रोशनी प्रदान करता है। यानी कि ज्ञान को एक बार प्राप्त कर लो, वो हमेशा पूरे जीवन भर रोशनी करता है आपके जीवन के अंदर, ठीक है। अगली विशेषता है 6 नंबर, तथ्य और मूल्य ज्ञान के ढांचे के आधार बनते हैं तथा तथ्य कदम कदम से कदम चलता है या उछलता नहीं है। अगला जो पॉइंट है वो है हमारा, ज्ञान कभी समाप्त नहीं हो सकता, ठीक है। देखिए जो नॉलेज है आपकी वो कभी समाप्त नहीं हुई, जब व्यक्ति समाप्त हो जाएगा ना तभी नॉलेज समाप्त हो सकती है। इसीलिए बोलते हैं कि पढ़ लो, पढ़ाई है जो ऐसी चीज़ है जो आपकी कभी खत्म नहीं हो सकती। अगला इसकी विशेषता है ज्ञान की सूचना ज्ञान का स्रोत। ये पॉइंट बस देख लीजिए जिससे आपको याद रहे, ज्ञान एक शक्ति है। ये 10वीं विशेषता। ऐसी अगली विशेषता ये है, ज्ञान दूसरों को प्रदान करने के लिए विद्यमान रहता है। हमारा ज्ञान समय का परिणाम है, ज्ञान की कोई भी सीमा नहीं है। अगला है 14 नंबर, ज्ञान 3 वस्तुओं को संकेत करता है, सत्य, सिद्ध और ईश्वर के बारे में। ज्ञान शिक्षा का बहुत उत्तम साधन है, बिल्कुल सही बात है। अगला हमारा यह है व्यक्ति को जीवन में समायोजन करना सिखाता है। यह व्यक्ति और समाज की समृद्धि एवं विकास में सहायक होता है, ज्ञान बिल्कुल होता है। यह नैतिकता को संतुष्ट करता है और मूल मंत्र यानी कि स्वयं को जानो, स्वयं के बारे में पता करता है, लगाता है। कि हम किस स्टेज पर हैं, जब हमें नॉलेज होगी तभी हम अपने आप को जान पाएंगे, ठीक है। अगला है जो विशेषता है इसकी, यह व्यक्ति को विचारशील बनाता है, बहुत सारे विचार आने लगते हैं लोगों के अंदर, ठीक है। अगला हमारा है 20, अधिक ज्ञान
तो अच्छा है, लेकिन आत्मा को भूखा रखकर नहीं। ठीक है। अगली विशेषता है ज्ञान एक मानसिक आधार और निहित शक्ति है। तो ये पॉइंट बस पढ़ लीजिए आप एक। ज्ञान मानव को प्रसन्नता का साधन है और ज्ञान में मानव कल्याण की भावना निहित होती है बच्चों। ठीक है। चलिए अब एमसीक्यू देखते हैं इसका। ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि शिक्षा सबके लिए है, यानी कि इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिटन दैट एजुकेशन इज फॉर ऑल। तो आर्टिकल 45 में बात की गई है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। सारे क्वेश्चन आप छोड़ देना, लेकिन इसको मत छोड़ना। इससे एक या दो क्वेश्चन, और ये कम से कम आपको तीनों ही पेपर में देखने को शुरुआत वालों में मिल सकता है। ठीक है। शिक्षा के बारे में कौन से आर्टिकल में बात की गई है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। फ्री शिक्षा के बारे में आपको जरूर मिलेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको बिल्कुल मत छोड़ना। ठीक है। अब देखिए, अगर क्वेश्चन इस तरह से आए कि बताइए कि शिक्षा के बारे में किस अनुच्छेद में बात की है, तो आपसे आर्टिकल 45 हो जाएगा वहाँ पर, आर्टिकल 45। ठीक है बच्चों। अगर आपसे बात की जाए, आप देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 21A, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए, अनुच्छेद 21A और अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 45 में ओवरऑल शिक्षा के बारे में बात की गई है, लेकिन अनुच्छेद 21A में केवल 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए बात की गई है फ्री और मुफ्त शिक्षा के बारे में। ठीक है। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, बिल्कुल फ्री शिक्षा होनी चाहिए और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। ये 86वां जो हमारा संशोधन था, 86वां संविधान का संशोधन, उसमें उसके तहत इसको रखा गया 21A को। ठीक है। और 2009 में ये अधिनियम आपका बनाया गया था। ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिए अच्छे से। अब तो डिफरेंस दोनों में समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि बताइए 6 से 14 वर्ष की आय के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा किस आर्टिकल या किस अनुच्छेद में की गई है। तो वहाँ पर अगर जैसे ऑप्शन में आपको अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 21A दोनों अगर दिख जाए ऑप्शन में, तो उस कंडीशन में अगर क्वेश्चन आपका ये है कि 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों के बारे में शिक्षा में बात कहाँ की गई है, तो आपका आंसर होगा 21A। लेकिन अगर क्वेश्चन ये नहीं है, वो आपसे ये पूछा गया है केवल और केवल कि शिक्षा के बारे में किस अनुच्छेद में बात की गई है, तो आपको आंसर लगाना होगा 45, अनुच्छेद 45। ठीक है। ये डाउट क्लियर कर लीजिए, और ये क्वेश्चन हर बार आता है और आपको ज़रूर मिलेगा, अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है। तो 45A, अनुच्छेद 45A में मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा के बारे में चर्चा की गई है, यानी कि हेडलाइन 3 की सबके लिए शिक्षा, यानी कि सभी को पढ़ाना बच्चों। ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको, आई होप। कि अनुच्छेद 21A का मतलब है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा प्रदान कराना, और अनुच्छेद 45 का मतलब है ओवरऑल शिक्षा के बारे में बात करना। ठीक है। ये दोनों डिफरेंस आपको समझ में आ गए, यानी कि इसी के तहत हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 45 का ही एक भाग है अनुच्छेद 21A। ठीक है। उसी से डेवलप हुआ है। ठीक है। उसी का पार्ट है दूसरा। ठीक है। अब आपको डाउट नहीं रहा होगा। चलिए अब हम एमसीक्यू को देखते हैं। आत्म वचन का संबंध है, यानी कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ वर्ड। तो इसका आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बच्चों डी। यह ज्ञान व्यक्ति को विशेषज्ञों में विश्वास करके प्राप्त होता है। ठीक है। और ये शायद लास्ट क्वेश्चन था आपका। ठीक है। चलिए बच्चों, तो हमारी क्लास यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, और इसमें लगभग हमने 80+ क्वेश्चन को देखा होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन में डिस्कस किए ना वो बहुत ज़रूरी हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उनसे कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आपका क्वेश्चन एक भी छूटेगा नहीं। ठीक है। तो चलिए आपको मिलते हैं अगली क्लास में, और PDF के लिए आप व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करें, टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लें। ठीक है। द मिशन टीचर नाम से
और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें बच्चों, ठीक है। क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें, ठीक। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, किसी भी तरह का, ठीक। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू बच्चों।